सबों को गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है वसंत यादव, क्लास एमएससी सेकंड सेमेस्टर। 5वां पेपर का मेरा सेमिनार टॉपिक है मैक्रो एवोल्यूशन। तो आज हम मैक्रो एवोल्यूशन के बारे में देखेंगे। मैक्रो एवोल्यूशन एक लंबे समय तक चलने वाला एवोल्यूशन है, जिसमें बड़ी मात्रा में जीन की आवृत्ति में चेंजेस के कारण होता है। ठीक है। माइक्रो एवोल्यूशन स्पीसीज या उससे ऊपर लेवल का एवोल्यूशन होता है। माइक्रो एवोल्यूशन में या तो नए स्पीसीज बनता है, या नया जीनस का विकास होता है, या कोई नई फैमिली का ही विकास हो जाता है। ठीक है। यानी स्पीसीज लेवल से ऊपर के एवोल्यूशन होते हैं माइक्रो एवोल्यूशन में। इसे हम डिफाइन कर सकते हैं, लंबे समय में कई म्यूटेशन के एकत्रित होने के कारण नई जातियों का उद्विकास होना तथा कुछ जातियों का विलुप्त हो जाना, जिसके जीवाश्म के रूप में प्रमाण प्राप्त हो, मैक्रो एवोल्यूशन कहलाता है। इससे हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि बहुत लंबे समय तक एवोल्यूशन होना, जो स्पीसीज लेवल के ऊपर के एवोल्यूशन होते हैं, उसे हम मैक्रो एवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं एवोल्यूशन थ्योरी। तो माइक्रो एवोल्यूशन के कुछ थ्योरी हैं, जैसे अनेक वैज्ञानिकों ने एवोल्यूशन के अलग अलग थ्योरी दिए, जैसे लैमार्क थ्योरी, डार्विनिज्म और जर्म प्लाज्म थ्योरी, जनरल सिलेक्शन थ्योरी। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे थ्योरी दिए हैं, जिसमें एक मॉडर्न थ्योरी भी उन वैज्ञानिकों ने दिए हैं। तो हम मॉडर्न थ्योरी के बारे में देखेंगे। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ मैक्रो एवोल्यूशन। तो मैक्रो एवोल्यूशन के मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी का न्यू डोब्झान्स्की के पुस्तक, जिसको उन्होंने 1937 में लिखा था, उसमें मिलता है। ठीक है। जिसमें मुलर, फिशर, हेल्डेन, राइट, मेयर आदि वैज्ञानिकों का भी महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है। आधुनिक जो थ्योरी था, उसे डार्विनवाद का थ्योरी था, उसे ही आधुनिक थ्योरी के रूप में उभारा गया था। ठीक है। तो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं, जैसे जीवों के लक्षण जीन्स द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये जीन्स गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। ठीक है। तो कोई भी जीव के लक्षण उसके जीन्स द्वारा नियंत्रित होते हैं, और जीव के लक्षण जीन के कारण होते हैं। जीन में जो लक्षण होते हैं, वही लक्षण जीव में होते हैं। ठीक है। और जीन क्रोमोसोम पर होते हैं। ठीक है। दूसरा, जीन्स तथा गुणसूत्रों में होने वाला परिवर्तन जीवों के लक्षणों में परिवर्तन पैदा करता है। यानी जीन्स या गुणसूत्र में जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन के कारण जीव के लक्षण में भी परिवर्तन हो जाते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। तीसरा, यदि ये परिवर्तन जर्म प्लाज्म में होते हैं, तब आगामी पीढ़ी में वंशानुगत हो जाते हैं। यह परिवर्तन पीढ़ी दर पीढ़ी एकत्रित होते जाते हैं। यदि ये परिवर्तन जर्म प्लाज्म में होते हैं, तो वे वंशानुगत होते हैं, यानी जो जीन में परिवर्तन होते हैं, वो परिवर्तन वंशानुगत होते रहते हैं। ठीक है। चौथा देखते हैं, इस प्रकार बने जीन संयोग यदि जीवों के लिए उस वातावरण में उपयोगी होते हैं, तो प्रकृति इन नए जीन संयोग वाले जीवों को चुन लेती है। आगे देखते हैं। पांचवा, इन जीवों की जीवात्म क्षमता अधिक होने के कारण इनकी संख्या में अधिक वृद्धि होती है, और ये नए जीन संयोग वाले जीव नई जाति बनाते हैं। ऐसे
म्यूटेंट जीन अधिक होने के कारण इनकी क्षमता, इनमें वृद्धि अधिक होती है और ऐसे नए जीन संयोग वाले जीव नई जाति बनाते हैं। ठीक है। माइक्रो एवोल्यूशन के कुछ मुख्य कारण हैं मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के अनुसार। देखते हैं कौन कौन से कारण हैं। पहला है जीन म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है आप लोग जानते ही हैं। तो म्यूटेशन के बहुत लंबे समय तक म्यूटेशन होने के कारण भी मैक्रो एवोल्यूशन होता है, यानी स्पीसीज, कोई नया स्पीसीज या स्पीसीज से ऊपर लेवल का एवोल्यूशन हो जाता है। ठीक है। दूसरा, चेंजेस इन स्ट्रक्चर ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर या नंबर में चेंजेस के कारण भी बहुत स्पीसीज या उससे ऊपर लेवल का एवोल्यूशन हो जाता है। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर और नंबर में चेंजेस कैसे होते हैं, जैसे क्रोमोसोमल एब्रेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, डुप्लीकेशन, डिलीशन, इन्वर्जन, इन सभी के कारण उसके जीन्स के स्ट्रक्चर एवं उसके नंबर में चेंज होते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं, तीसरा है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में जेनेटिक मटेरियल का चेंजेस किसी डिफरेंट क्रोमोसोम में हो जाता है या सेम क्रोमोसोम के डिफरेंट रीजन में हो जाता है। देखिए, अगर ये दो क्रोमोसोम है, ठीक है, दो क्रोमोसोम के, तो इसमें से कुछ जेनेटिक मटेरियल का चेंजेस दूसरे क्रोमोसोम में हो जाएगा और इसमें का चेंजेस इसमें हो जाएगा। तो इस टाइप के चेंजेस को, जेनेटिक मटेरियल के चेंजेस को हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। और यह ऐसा भी हो सकता है, देखिएगा, एक ही क्रोमोसोम के दो अलग अलग रीजन में भी चेंजेस हो सकते हैं। जैसे इसके कुछ जेनेटिक मटेरियल और यहाँ के जेनेटिक मटेरियल में कुछ ज़्यादा ही आइडेंटिक हैं तो चेंज हो जाते हैं। इसे भी हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है। चौथा देखते हैं नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन को हम ऐसे समझ सकते हैं। नेचुरल सिलेक्शन एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए दो जिराफ हैं, एक जिराफ की गर्दन लंबी है और एक की छोटी है। ठीक है। तो जिस जिराफ की गर्दन लंबी है वह ऊंचे पौधों के पत्तों को भी खा सकती है। ठीक है। और जिस जिराफ की गर्दन छोटी है वह सिर्फ छोटे पौधों के पत्तियों को खा सकती है। तो जब छोटे पौधे ख़त्म हो जाएंगे और लंबी गर्दन वाली जिराफ छोटे पौधों के पत्तियों को भी खा सकती है, तो जब छोटे पौधों के पत्तियां ख़त्म हो जाएंगे तब लंबी गर्दन वाली जिराफ ऊंचे पौधों के पत्तियों को खाना प्रारंभ करेगी और छोटी गर्दन वाले जिराफ के लिए भोजन की उपलब्धता कम होती जाएगी। ठीक है। तब, और ये तो आप लोगों को भी पता होगा कि लंबी गर्दन वाली जिराफ की जो संतानें होगी वो लंबी गर्दन वाली होगी और छोटी गर्दन वाली जिराफ की संतानें छोटी गर्दन वाली होंगी। ठीक है। तो लंबी गर्दन वाली जिराफ के लिए भोजन की पर्याप्त उपलब्धता होगी जिससे उसमें लगातार वृद्धि होती जाएगी और छोटी गर्दन वाली जो जिराफ हैं उनकी संख्या कम होती जाएगी क्योंकि उनके लिए भोजन की उपलब्धता कम होती जाती है। इसलिए प्रकृति के अनुरूप जो जिराफ अपने आप को ढाल लेते हैं वही, उन्हें ही प्रकृति सेलेक्ट करती है। ठीक है। इस प्रकार नेचुरल सिलेक्शन भी एवोल्यूशन में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। ठीक है। और नेचुरल मैक्रो एवोल्यूशन का एग्जांपल जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म का विकास और होस्ट का डेवलपमेंट भी है जो मैक्रो एवोल्यूशन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है।
मेरा टॉपिक यहीं तक था। धन्यवाद।